Hello and welcome to Vimoshan IAS. This is the series of Geography Optional and we are doing Climatology, which is module 3 of our series. This is the continuation of our last class, which is Atmospheric Circulation. ये थर्ड पार्ट है इस पूरे टॉपिक का। आज हम लोगों का जो टॉपिक है मेन, जो एग्जामिनर का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक है और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है। इस साल 2025 में भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है। द टॉपिक इज ट्राई सेलुलर मॉडल, या फिर इसको बोल सकते हैं ट्राई सेलुलर मेरिडियनल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। ठीक है, तो ये चीज़ अपन लोग आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं बताता हूँ। टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ट्राई सेलुलर मॉडल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों, मैं दिखाता हूँ। सिलेबस में हम लोगों ने रेड वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है और एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो है वो चल रहा है, आज इसका लास्ट डे है। ठीक है, पेपर टू के अंदर कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। नेक्स्ट PYQ में देखो, जो भी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से क्वेश्चंस आए हैं वो ओनली ट्राई सेलुलर मेरिडियनल, फिर ट्राई सेलुलर से क्वेश्चन आए मेरिडियनल सर्कुलेशन, बल्कि वही चीज़ होगी ट्राई सेलुलर, फिर ट्राई सेलुलर से क्वेश्चन आ गया, फिर ट्राई सेलुलर से क्वेश्चन आ गया। और लेटेस्ट 2025 में जो अभी कल ही जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन। और देखो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। दैट मीन्स इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द रियल एग्जामिनेशन। ठीक है, समझ में आने वाली बात। चलो स्टार्ट करें अपन लोग। देखो, इससे पहले हम लोगों ने फोर्सेस देख लिए थे, सिग्निफिकेंस देख लिए थे सारे के सारे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के। तो जितना भी ज़रूरी होगा अपन लोग वो करेंगे आज। अपना मेन एग्जाम में जो आता है सिर्फ उसी लैंग्वेज पर, उसी पॉइंट्स पर और उतनी ही लिमिट में करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपका 4 पेजेस का होता है, तो मैक्सिमम आप लोगों के नोट्स जो बनेंगे 6 से 7 पेज के बनेंगे, वो भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि डायमेंशंस अलग अलग हो जाती है। कि मान लो आप लोगों ने एक डायमेंशन पूछ लिया, दूसरी नहीं पूछी, तो उसको हटा दो, उसकी जगह वो डाल दो। ठीक है, समझ में आई ये वाली बात। चलो चालू करें। इंट्रोडक्शन देखो, अर्थ जो होती है ना वो अनइक्वल सोलर रेडिएशन को रिसीव करती है, जो हम लोग 2 से 3 वीडियो से देखते ही आ रहे हैं, जिससे आप लोगों का डिफरेंशियल हीटिंग होती है और हम लोगों के प्रेशर और विंड सिस्टम बनता है कि नहीं। तो प्रेशर और विंड सिस्टम बनता है, तो इसके जो हीट डिस्ट्रीब्यूशन जो अनइवन हो रही है ना, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इक्वेटोरियल सरप्लस, मान लो अपना क्या है ना, यहाँ पर इक्वेटर पे क्या है ना सरप्लस हीट है और पोल पर क्या है डेफिसिट हीट है। तो इस चीज़ का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है आप लोगों का, एटमॉस्फेरिक इटसेल्फ करता है। तो इसके लिए क्या होता है, पूरा का पूरा एक लार्ज स्केल सर्कुलर डेवलपमेंट हो जाता है, पूरा का सर्कुलेशन डेवलप हो जाता है। तो जो ट्राई सेलुलर मॉडल है, जो जिसके अंदर जो ट्राई सेलुलर मतलब इसके अंदर 3 सेल होंगे। समझ में आया ना, ट्राई सेलुलर का मतलब होगा इसके अंदर 3 सेल होंगे। पहला होगा हेडली, दूसरा होगा फेरल, तीसरा होगा पोलर। मैं आपको अभी इसकी डिटेल आगे बताता हूँ। ये एक्सप्लेन करेंगे ग्लोबल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर को। एटमॉस्फेयर में जितना भी ग्लोबल सर्कुलेशन हो रहा है, एयर का, प्रेशर का, जितना भी, वो सब कुछ क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ये 3 सेल आप लोगों के एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है अंडरस्टैंड करने में, किसको, विंड को, जेट स्ट्रीम्स को, रेनफॉल बेल्ट को, डेजर्ट को, मॉनसून को और लाइफ सपोर्टिंग क्लाइमेट को। समझ में आने वाली बात। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर पूछ रहा है इसलिए ही पढ़ना पड़ रहा है। भाई एग्जामिनर को भी तो कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट दिख रही होगी, इसीलिए ये पूछ रहा है। तो मेन क्या क्यों पूछ रहा है वो, क्योंकि इस हम लोगों की विंड, जेट स्ट्रीम, रेनफॉल, डेजर्ट, मानसून, लाइफ सपोर्टिंग क्लाइमेट, इन सबको पूरी की पूरी फ्रेमवर्क है ना, उसको अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। समझ में आने वाली बात नॉर्मली आ गई ना। तो इस मॉडल का बेस क्या है, पहली बात, इस मॉडल का बेस क्या है कि हम लोग ये मॉडल पढ़ रहे हैं, इसमें कहाँ से स्टार्ट चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले अगर अनइक्वल हीटिंग ही नहीं होगी तो फिर काहे क्या रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो सबसे पहले अनइक्वल हीटिंग होगी, इसका मतलब इक्वेटर पे तो इंटेंस होती है हीट और पोल्स पर क्या होती है, वीक होती है हीटिंग। ठीक है, नाउ कन्वेक्शनल करंट्स होते हैं, मतलब जो वार्म एयर जो होती है नीचे जो सरफेस के पास क्या होगी, एक वार्म एयर होगी, वो क्या होगी, ऊपर की तरफ राइज करेगी, अलोफ्ट, है ना। तो राइज करेगी कहाँ पर, इक्वेटर पे। ये क्या है, इक्वेटर मतलब लगभग 0 डिग्री। तो मतलब मैं पूरा ट्रॉपिक्स की बात करता हूँ, ये इक्वेटर पे अपना क्या करेगी, राइज करेगी। इस इलाके को क्या बोल रहे थे अपन लोग, ITCZ। समझ में आया ना। अब क्या होगा,
ये वाली जो होगी वो ऊपर से क्या होगी, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, मतलब डाइवर्जेंट होगी जहाँ पे, ठीक है, डाइवर्ज होगी। और फिर धीरे धीरे क्या होगा, अब जो अपना पोल होता है, पोल के ऊपर क्या है, हाई प्रेशर है, ये अपना लो प्रेशर है, तो क्या होगा, ये यहाँ पर अपनी सिंक कर जाएगी। तो बस वही चीज़ है कि ये जो होगी वो इक्वेटर पर राइज करेगी और कोल्ड एयर जो होगी पोल के ऊपर क्या हो जाएगी, सिंक कर जाएगी। तो बस वही चीज़ है। नेक्स्ट चीज, अर्थ रोटेशन का भी काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। कोरोलिस फोर्स होगा तो ये क्या करता है, विंड को डिफ्लेक्ट करता है और डिवाइड कर देता है सर्कुलेशन में। कौन कौन से में, 3 सेल पर हेमिस्फीयर। अगर ये नहीं होता, कोरिलिस फोर्स नहीं होता, तो क्या होता, सीधा इक्वेटर से उठता और पोल के ऊपर जाके गिर जाता। इक्वेटर से गर्म हवा ऊपर उठती और पोल पर ठंडी हवा नीचे आ जाती। लेकिन बिकॉज ऑफ द सर्कुलेशन फोर्स इसने क्या किया, 3 सेल्स में इसको इक्वली डिवाइड कर दिया। इक्वली नहीं बोल सकते, 3 सेल्स में इसको डिवाइड कर दिया। पहला 3 सेल्स में डिवाइड कर दिया, वही फेरल पोलर और हेडली, ठीक है। नेक्स्ट इज डायनेमिक बैलेंस बिटवीन, डायनेमिक बैलेंस आ गया किस किस चीज में, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, जो मैंने कल के वीडियो लास्ट वीडियो में बताया था, कोरिलिस फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। इन सब का मैंने आप लोगों को बता दिया था कि क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप एक एक लाइन वो चीज़ है लिख देना। देखो, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है, आप लोगों की विंड को स्टार्ट करता है। कोरिलिस फोर्स क्या होता है, आप लोगों की विंड को डिफ्लेक्ट करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, आपकी जो विंड होती है ना उसको बेंड कर देता है। और फ्रिक्शन फोर्स जो होगा ना, वो आप लोगों की विंड जो होगी, क्योंकि जो आप लोगों का प्रेशर जो है उसके पैरेलल में आप लोगों का ये चीज चलती है, ठीक है। आइसो बार के पैरेलल में हम लोगों की वैसे विंड चलती है, लेकिन इसके फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, इसकी विंड को पैरेलल ना चलाते हुए एक एंगल प्रोवाइड कर देगा, जिसके कारण क्या होता है, हम लोगों को जो है इक्वेटर को ये पार कर जाता है और हम लोगों की मानसून में इससे हेल्प मिलती है। ये मोटा मोटा आप ये चीज़ समझ जाना, समझ में आई नहीं वाली बात। नेक्स्ट, अब अपन मेन जो है मुद्दे पे आते हैं, जो तो अपन लोग छोटा सा बेसिक देख लिया था, जो आप लोग 2 वीडियो से देखते हुए आ रहे थे ना। अब तीनों सेल्स के बारे में अपन लोग थोड़ा सा डिटेल में देखते आते हैं। पहला सेल है हेडली सेल। क्या सेल है, हेडली सेल, ठीक है। तो मतलब ये सेल कहाँ से कहाँ तक बनता है, मैं अगर ये मेरी अर्थ है, इस पर अगर मैं लैटिट्यूड डिवाइड करता हूँ, तो मैंने लैटिट्यूड डिवाइड किया 0, 30, 60 और 90 डिग्री, ठीक है। अब ये नॉर्थ और साउथ दोनों की तरफ ये बात करूंगा मैं इसकी, ठीक है। पहली बात तो ये समझो, तो मेरा 30 से लेकर 0 से लेके 30 तक, इस बीच में जो मेरा सेल बनेगा उसको मैं क्या बोल रहा हूँ, हेडली सेल बोल रहा हूँ। अब ये बताओ, हेडली सेल मेरा किस बीच में है, ये मेरा किस इलाके में है, ट्रॉपिक में है। तो एक ट्रॉपिकल इलाका है ना, 0 से लेके 30 में ऐसे मान लो भाई। नीचे पता है मुझे किस तरीके से नीचे, इतना नीचे नहीं जाता है नॉर्मली। चलो मैं बना देता हूँ, ये हो गया, ये इतना मेरा 30 हो गया, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, तो वो चीज़ हो गई। अब ये बताओ, ये कौन सा इलाका है, ये मेरा ट्रॉपिक्स का इलाका है ना, दैट मीन्स इसको मैं दूसरा नाम बोल सकता हूं, ट्रॉपिकल मेरीडोनल सेल। क्या बोल सकता हूं, ट्रॉपिकल मेरीडोनल सेल, ठीक है। सबसे पहली बात ये दिमाग में रखो नाम, क्योंकि अगर पूछ लिया कि भाई ट्रॉपिकल मेरीडोनल सेल के बारे में लिखो, तो आप लोगों को पता ही नहीं रहेगा, तो इसीलिए अपन लोगों ने नोट्स में लिख लिए इसके अलग अलग डिफरेंट नाम। तो अब देखो, स्ट्रक्चर का जो मैकेनिज्म होता है वो कैसा होता है। नॉर्मली ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि इस बीच में जो होगा, ये वाला जो इलाका होगा, ये आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, ये वाला इलाका जो होगा, ये वाला ये वाला इलाका जो होगा, ये 30 भी आ गया यहाँ पे, ये 0 आ गया, तो ये वाला जो इलाका होगा, इसमें क्या होगा, आप लोगों का हेडली सेल होगा। नाउ अब यहाँ पर होगा क्या, वो मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। पहले नॉर्मली ये लिखा हुआ था, अपन नोट्स में बनी जाती हैं चीज़ें। अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि मैंने अब क्या लिया, इसको पहले तो फ्रंट व्यू लूँगा, ठीक है। ये मेरा क्या है, 0 डिग्री है, चाहे वो 30 हो चाहे 90 हो, उससे मेरे को मतलब नहीं है, चाहे मेरा नॉर्थ हो चाहे वो साउथ हो, दोनों तरफ ले रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, एक ही चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ से लेके ये 30 हो गया, ये मेरा 30 हो गया, वही नॉर्थ और साउथ। तो मैं एक तरफ बना के दिखाऊंगा, आप लोगों को समझ में आएगा। अब बताओ, 0 डिग्री पर क्या होगा, मेरा इंटेंस हीट होगा। क्या होगा, इंटेंस हीट होगा। अब इंटेंस हीट के कारण यहाँ पर क्या होगा, मेरा
लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। जब लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा दैट मीन्स इसको मैं क्या बोलूँगा, इक्वेटोरियल लो या ITCZ, है कि नहीं है। तो अब दूसरी बात ये थर्मली इंड्यूस्ड सेल है। अब देखो मेरा जो इक्वेटर है यहाँ पर क्या होगा, मेरी एयर जो होगी वो राइज करेगी, तो मेरी एयर क्या हुई, राइज की। मतलब ये मेरी कौन सी एयर हो गई, ये हॉट एयर हो गई, है ना, हॉट एयर हो गई। और मेरा जो टेम्परेचर है वो तो बहुत ज़्यादा हाई है कि नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई है। दैट मीन्स ये डिस्टेंस काफ़ी ऊंची तय कर लेगी, है ना, ये लोअर एटमॉस्फेयर में डिस्टेंस काफ़ी ऊंची तय कर लेगी। अब क्या होगा, जैसे ये ऊपर जाएगा ये डाइवर्ज हो जाएगी। डाइवर्ज मतलब अपर एटमॉस्फेयर में ये क्या हो जाएगा, दोनों तरफ ऐसे बढ़ जाएगी, ये दोनों तरफ ऐसे बढ़ गई। समझ में आई नहीं वाली बात, चाहे नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, दोनों तरफ बढ़ गई। अब देखो नॉर्मली ये गर्म है, अब ये मेरा अगर ये बटी तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर जाते टाइम पे क्या होगा मेरा, ये थोड़ी थोड़ी सी ठंडी होती चली जाएगी। जब ये ठंडी होती चली जाएगी तो क्या होगा, ये जितने ऊंचाई पर ये अभी है, जितनी ऊंचाई पर ये अभी है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, नीचे जाती चली जाएगी, है कि नहीं है, नीचे नीचे बैठती चली जाएगी। जब ये बैठती चली जाएगी दैट मीन्स इसकी जो हाइट होगी, कहाँ से, सरफेस से जो हाइट होगी वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो मान लो ये मेरी हाइट इतनी कम हो गई, इतनी ऐसे इस तरीके से जाके ऐसे बन गई, ये मेरा जो बन गया वो लगभग ऐसे बन गया, है ना, ऐसे बन गया। अब 30 डिग्री पे मुझे पता है कि 30 डिग्री क्या है, मेरा एक हाई प्रेशर जोन है। मतलब 30 डिग्री पर क्या है, हाई प्रेशर जोन है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो एयर जो है वो पूरी तरीके से ठंडी हो गई है, तो क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ बैठ जाएगी। तो ये मेरी नीचे की तरफ आ गई, मतलब यहाँ से ये उठी, इक्वेटर से उठी, और इसने क्या किया, ये अपना 30 डिग्री लैटिट्यूड की तरफ आई, मतलब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की तरफ आई। इसको मैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर ही तो बोल रहा हूँ, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की तरफ आई, ठीक है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की तरफ आई, जिसको मैं हॉर्स लैटिट्यूड भी बोलता हूँ। और इधर भी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर की तरफ आई इसी तरीके से। मतलब यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ी डिस्टेंस कम है, ठीक है। तो ये मेरी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर पर आई, और ये क्या हुई, यहाँ पर डिसेंड कर गई, ये यहाँ पर क्या हो गई, डिसेंड कर गई। अब देखो नीचे जो है, अब चूंकि नीचे क्या है, हॉरिजॉन्टली ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है। दैट मीन्स जो मेरी एयर होगी वो कहाँ से कहाँ जाएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। यहाँ बात ऊपर में हाई प्रेशर लो प्रेशर वाली बात ऐसी नहीं आई है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये यहाँ पर लो प्रेशर है तो दैट मीन्स यहाँ पर मेरा हाई प्रेशर क्रिएट होगा, तो यहाँ पर मेरा लो प्रेशर क्रिएट होगा, है कि नहीं है। तो अब ये देखो ऊपर की तरफ बोला मुझे अपर एटमॉस्फेयर में, अब देखो अब जब मेरा नीचे की तरफ जाएगा तो मेरी एयर की डायरेक्शन क्या होगी, मेरी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगी, है कि नहीं है। तो मेरा जो सर्कुलेशन बन गया वो मेरा कैसे बन गया, ऐसा बन गया, है कि नहीं है। तो इसको मैं इस वाले केस में मेरा सर्कुलेशन कैसा बन गया, ऐसा बन गया। ये क्या हो जाएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा मेरा सदर्न हेमिस्फीयर, है कि नहीं। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, हेडली सेल बोल रहा हूँ। अब मेरे को एक बात बताओ, ये भी हेडली सेल हो गया, ये भी हेडली सेल हो गया, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, नॉर्मली मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी कोरियोलिस फोर्स के बारे में। अब ये बताओ क्या ये डायरेक्टली ऐसे सीधा ही चला जाएगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, द आंसर इज नो। ये क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द कोरियोलिस फोर्स ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर जाएगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, आप लोगों की ईस्टर्लीज बन जाएंगी, मतलब ईस्टर्लीज बन जाएंगी, है कि नहीं। तो ये बन गई मेरी ईस्टर्लीज, और ये भी क्या बन जाएंगी, मेरी ईस्टर्लीज बन जाएंगी। और अपर एटमॉस्फेयर में यही जो है, अब जो इधर ईस्टर्लीज है तो ये मेरी क्या बन जाएंगी, वेस्टर्लीज बन जाएंगी, ठीक है, ये बन जाएंगी मेरी वेस्टर्लीज। और अगर मैं एक्चुअल में बोलूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा, नॉर्थ ईस्टर्लीज, इसको बोलूंगा साउथ ईस्टर्लीज, क्योंकि ये साउथ ईस्ट से आ रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है। ऐसे ही ये वेस्टर्लीज जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, मेरी नॉर्थ वेस्टर्लीज, ये हो जाएंगी मेरी साउथ वेस्टर्लीज, साउथ वाली। समझ में आने वाली बात। अब देखो एक और इसमें फिनोमेना होता है, जब ये ऊपर जाएगी, यहाँ पर मेरा टेम्परेचर ज़्यादा है, इक्वेटर के ऊपर मेरा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा होने के साथ साथ अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सी है कि नहीं है, यहाँ पर सी है, तो इसके जो वाटर होगा वो हीटअप होकर क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा। तो कंडेंस होने के बाद क्या हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर मेरे क्लाउड फॉर्मेशन अच्छा खासा होगा, और यहाँ पर मेरा रेनफॉल भी अच्छा खासा होगा। समझ में आने वाली बात। तो नॉर्मली आप लोगों का जो हेडली सेल है वो सिर्फ ये सेल है, हाल फिलहाल
आगे की और सेल्स बताऊंगा। आप लोग एग्जाम में भी डायग्राम बना के आओगे तो डायरेक्ट इस तरीके से डायग्राम बना के आ सकते हो। समझ में आने वाली बात। अब देखो, अब अपन पढ़ते चले जाते हैं नॉर्मली, और कुछ भी इसके अंदर नहीं है। देखो इंटेंस हीट जो है इक्वेटर पर है, आप लोगों का क्या बनेगा, इससे लो प्रेशर क्रिएट होगा। ये थर्मली इंड्यूस्ड सेल हो गया, क्योंकि थर्मली है ना, पूरा हीट के कारण ही चल रहा है ये। अपर ट्रोपोस्फियर जो हो जाएगा ना, ट्रोपोस्फियर विंड, वो पोलवर्ड मूव करेंगी तो 30 डिग्री अराउंड कूलिंग एंड डिसेंड होगा। यहाँ पर कूलिंग होगी और डिसेंट होगा। नाउ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बनेगा यहाँ पर, मतलब हॉर्स लैटिट्यूड होगा। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बनेगा तो मतलब हॉर्स लैटिट्यूड होगा। रिटर्न फ्लो एट द सरफेस टुवर्ड द इक्वेटर, रिटर्न फ्लो जो होगा वो सरफेस पर होगा, किधर की तरफ, इक्वेटर की तरफ। ट्रेड विंड जो होगी ना, वो नॉर्थ ईस्ट में होगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, साउथ ईस्ट में होगी, सदर्न हेमिस्फीयर में। क्या रिटर्न फ्लो जो होगा वो सरफेस में होगा टुवर्ड इक्वेटर की तरफ, और ट्रेड विंड जो होंगी वो नॉर्थ ईस्ट में होंगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउथ ईस्ट में होंगी, सदर्न हेमिस्फीयर में। वही चीज़ मैंने बोली, जो चीज़ मैंने बोली वही चीज़ अपन लोगों ने लिख दी। अब देखो अपर लेयर, अपर लेयर में देखो, अपर लेयर में एयर मूव करेगी अपोजिट डायरेक्शन में सरफेस के विंड के। मैंने बताया इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, मैंने इसको बोल दिया था नॉर्थ वेस्ट ट्रेड, तो इसको अपन लोग क्या बोल सकते हैं, एंटी ट्रेड विंड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एंटी ट्रेड विंड। याद रखना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है एंटी ट्रेड विंड के कारण, तो आप लोग कॉमन सेंस लगा लेना कि भाई अपर एटमॉस्फेयर के बारे में बात कर रहा है। समझ में आने वाली बात, तो वहां पर आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। मैं बार बार बोलूंगा एंटी ट्रेड विंड इज ऑन द अपर एटमॉस्फेयर। ठीक है। नाउ अब क्या होगा, ऊपर क्या होगा, नीचे तो गर्म थी तो ऊपर क्या होगा, कूल्ड अपर लेयर हो जाएगी, नॉट एबल टू मूव बियॉन्ड द 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है। तो जो मेरी अपर लेयर जो होगी वो आप लोगों की 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ से ज़्यादा बियॉन्ड मूव नहीं करेगी। तो अब क्या होगा, आप लोगों का 30 से लेके 35 डिग्री पर ये क्या हो जाएगी, सिंक कर जाएगी। तो डिग्री लैटिट्यूड जो मतलब दोनों तरफ हो जाएगी, तो चाहे वो तरह नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो चाहे वो अपना होगा सदर्न हेमिस्फीयर हो। सरफेस लेयर की अगर मैं बात करूं तो पार्ट ऑफ एयर जो होगी वो 30 डिग्री नॉर्थ से आएगी, चाहे वो साउथ से आएगी, कहीं से भी ले लो, हेमिस्फीयर मूव करेगी टूवर्ड द इक्वेटर एज द ट्रेड विंड, मूव करेगी टूवर्ड द इक्वेटर एज द ट्रेड विंड। तो सर्कुलेशन जो होगा, मोशन ऑफ द एयर जो होगी फ्रॉम 0 डिग्री लैटिट्यूड से 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड की तरफ आएगी। हेडली सेल कहते हैं जिसको। पूरा का पूरा समझा दिया ना, जो मैंने यहाँ समझाया वही चीज़ हम लोगों ने लिख दी, कुछ ऐसा नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक देख लो, राइजिंग लिम्ब, मतलब जो जहाँ पर हम लोगों की एयर उठ रही है, मतलब 0 डिग्री मतलब इक्वेटर वाली इलाके में, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर मेरे क्लाउड फॉर्मेशन होंगे और मेरा हैवी रेनफॉल होगा। तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट बेल्ट बनेंगे। क्या बनेगा, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट बेल्ट बनेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे दिमाग में आ गया ना, समझ में आया। तो अब ऑब्वियस सी बात है, हैवी रेनफॉल होगा तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट बेल्ट बनेंगे। ये चीज़ें मैं आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आप लोगों को इन्वायरमेंट वाला पोर्शन समझाऊंगा। डिसेंडिंग लिम मतलब जहाँ पर आप लोगों के नीचे गिर रही है, मतलब 30 डिग्री के आसपास, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या था, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, लेकिन डिसेंडिंग लिम पर क्या होगा, आप लोगों की कोल्ड है और आप लोगों की ड्राई एयर है। जब कोल्ड और ड्राई होगी दैट मीन्स यहाँ पर मेरा क्या होगा, ना तो मेरा क्लाउड फॉर्मेशन होगा, ना ही मेरा क्या होगा, रेनफॉल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ड्राई कंडीशन आ गई है, क्लियर स्काई हो गया है। तो अब जहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ तो मेरे क्या बनेंगे, डेजर्ट्स बनेंगे। हॉट डेजर्ट जिसको बोलते हैं, सहारा, थार, कलाहारी, एटाकामा। समझ में आया ना। अगर कोई पूछ ले कि 30 डिग्री पर आप लोगों को क्यों डेजर्ट बनते हैं, ये रीजन है आप लोगों का 30 डिग्री पर डेजर्ट बनने का। अब आपके वेस्टर्न साइड बनते हैं कि ईस्टर्न साइड बनते हैं, वो धीरे धीरे अपन जब आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे मैं विंड सिस्टम बताऊंगा तो और ध्यान आप लोगों को समझ में आएगा। मैं अभी आपको सिर्फ क्या बता रहा हूँ, फेरल सेल के बारे में बताऊँ, सेल्स के बारे में बता रहा हूँ। नाउ अगला इंपॉर्टेंस क्या है इसके अंदर, इक्वेटोरियल वेट जोन एक्सप्लेन करता है ये इक्वेटोरियल वेट जोन्स को और सब ट्रॉपिकल डेजर्ट जोन को। किसको, इक्वेटोरियल वेट जोन और सब ट्रॉपिकल डेजर्ट जोन को ये पूरा तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। नाउ फाउंडेशन ऑफ द मानसून मैकेनिज्म, भाई मानसून मैकेनिज्म का फाउंडेशन भी तो यही रख रहा है ना, क्योंकि सीजनल शिफ्ट ऑफ द ITCZ भी इसी के कारण हो रहा है, इसी सेल के अंदर हो रहा है, कारण इसी सेल में हो रहा है। समझ में आया ना। तो चाहो तो डायरेक्ट आप इस तरीके का डायग्राम बना सकते हो, हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। ये लो वाला है, यहाँ पर आया, यहाँ पर आप लोगों का क्लाउड फॉर्मेशन हो गया, 30 से 35 ये अपना था हाई हो गया, ये लो हो गया, ये हाई हो गया। चाहो इस तरीके का बना दो। ये एल्टीट्यूड है, ये भाई मैंने मुझे याद नहीं है मैंने कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले से कॉपी पेस्ट किया है, तो मुझे डायरेक्ट
गूगल मिल गया था तो मैंने ये बना दिया, मैंने अपने हाथों से नहीं बनाया है भाई। लोगों को क्या है ना, आजकल क्या क्रिटिसाइज बहुत करते हैं कि नहीं आपने तो खुद नहीं बनाया। भाई बनाने के लिए तो मैं भी बना सकता, लेकिन मेरी वो बहुत ज़्यादा ख़राब है ड्राइंग, तो मेरे को जैसा मिला मैंने कर दिया। जहाँ से उठो लगा लो, अपन को नोट्स में बना के आना है। और चाहो तो इस तरीके का बना दो, मैंने लास्ट टाइम जिस तरीके से बनाया था, हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, है कि नहीं है, समझ में आई नहीं वाली बात नॉर्मली। चलो की फीचर्स और देख लो इस सेल के अंदर की आप लोगों को, कि एक्चुअली एग्जाम में अपन लोगों को पूरा का पूरा याद भी नहीं रहता है भाई। आप लोग 30 to 40% याद रख पाओ तो जितने आप लोगों ने नोट्स रिवाइज कर लिए, चाहे आपने 10 बार भी याद किए होंगे फिर भी कुछ ना कुछ आप भूल ही जाओगे। तो इसीलिए मैंने 10 से 12 पॉइंट्स रख दिए हैं, तो वहाँ भूल जाओ तो आप आराम से यूज़ कर पाओगे। सबसे पहली बात, इस सेल के अंदर क्या होता है, ITCZ फॉर्मेशन होता है, डोल ड्रम्स होते हैं, जैसे काम और लाइट विंड इक्वेटर पर होंगी, ऑब्वियस सी बात है। ट्रेड विंड्स होती हैं, प्लेनेटरी विंड जो होंगी ना वो इंपॉर्टेंट होती हैं फॉर नेविगेशन एंड दी मानसून। प्रोड्यूस होती हैं इसके अंदर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मतलब अमेजन, कॉन्गो, साउथ ईस्ट एशिया, है कि नहीं, प्रोड्यूस करती है ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को। फॉर्मेशन ऑफ द ट्रॉपिकल डेजर्ट होता है, जैसे सहारा, कलारी, एटाकामा, अंडर डिसेंडिंग लिम्स, सपोर्ट करती है मानसून मैकेनिज्म को, जिससे वही ITCZ शिफ्ट के कारण होता है ना। मैं आपको जब मानसून बताऊंगा तो और अच्छा समझ में आएगा। हरिकेन, साइक्लोन्स डेवलप होते हैं इस सेल के अंदर। कंट्रोल करती है वॉल्कर सर्कुलेशन को, एल नीनो लानिना फिनोमिना को। जब मैं मानसून पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को पता चलेगा कि वॉल्कर सर्कुलेशन क्या होता है, एल नीनो लानिना फिनोमिना। बस अभी तो आप ये दिमाग में रखो कि एल नीनो लानिना फिनोमिना जो होता है वॉल्कर सर्कुलेशन के कारण ही होता है। समझ में आने वाली बात। नाउ ड्राइव्स द हेडली, ड्राइव करता है हेडली ड्रिवन सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को एट अपर लेवल, अपर लेवल पर हेडली ड्रिवन सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम को ये ड्राइव करता है। स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है कहाँ पर, ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर के अंदर, जैसे राइस, शुगर कैन, कॉफ़ी, इस चीज़ में लिंक करता है। लिंक होता है ये किससे, क्लाइमेट बेल्ट से। जब अपन क्लाइमेट बेल्ट पढ़ेंगे तब वो समझ में आएगा। इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल वेट, ट्रॉपिकल ड्राई। रोल इन हीट ट्रांसफर, भाई हीट ट्रांसफर मैंने बताया ना थर्मली इंड्यूस्ड सेल है, तो हीट ट्रांसफर में भी बहुत काम करता है। तो बैलेंस करता है ये अर्थ की एनर्जी को। समझ में आने वाली बात। नेक्स्ट इज फेरल सेल, नेक्स्ट इज फेरल सेल, वही चीज़ है सेम के सेम, वही बना के आपको दिखाता हूँ। फेरल सेल देखो 30 पर आपका क्या हो रहा था, डिसेंड हो रहा था, 0 पर क्या हो रहा था, असेंड हो रहा था। ठीक है, अब क्या होगा, 30 से लेके 60 डिग्री तक, 30 से लेके 60 डिग्री तक, चाहे नॉर्थ हो चाहे वो साउथ हो। मैं बार बार साउथ का नहीं बनाऊंगा, इतने का ही आप लोगों को दिखा दूंगा। समझ में आया ना, 30 से लेके 60 डिग्री तक। ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है इसीलिए मैं दोबारा से ये कर रहा हूँ, इसीलिए मैं डायरेक्ट अपने हाथों से डायग्राम नहीं बनाता। ये हो गया, ये 0 हो गया, 30 हो गया, ये 60 हो गया। अब देखो यहाँ पर मेरी चीज़ें डिसेंड हो रही थी, यहाँ पर चीज़ें मेरी डिसेंड हो रही थी। तो अब देखो नॉर्मली कॉमन सेंस लगाना, ये मेरा क्या है, ये मेरा लो प्रेशर है, ये मेरा क्या है, हाई प्रेशर है कि नहीं है। अब मेरा हाई प्रेशर जो है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मेरा क्या जाएगी, एयर जाएगी। तो नीचे मेरी क्या गई, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ वो गई, ठीक है, एयर गई। अब क्या होगा, जब ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, दैट मीन्स जब ये मेरी इधर आएगी तो ये क्या हो जाएगी, मेरी यहाँ पर असेंड होगी, है कि नहीं, है कि नहीं। तो यहाँ पर मेरी क्या हो जाएगी, असेंड हो जाएगी। तो ये मेरी असेंड हो गई, ठीक है। जब मेरी यहाँ पर असेंड हो गई इस तरीके से, जब ये मेरी असेंड हुई तो दैट मीन्स ये मेरा, चूंकि मेरा यहाँ पर क्या है, ये हॉट है, ये मेरी कोल्ड है। याद रखना, जो 0 पर जितनी डिस्टेंस इसने कवर की है उससे बहुत कम डिस्टेंस कवर करेगी। सबसे ज़्यादा तो 0 यहीं पर होगी थर्मली। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा इस तरीके से बनते जाएंगे ये वाले सेल्स, याद रखना। ऐसे नहीं रहेगा कि बहुत ज़्यादा उठ गया, मैं आपको बताता हूँ नॉर्मली। ये देखो, जैसे मेरा अगर ये उठा है तो ये मेरा इस तरीके से जाएगा, ये सेल्स सारे, समझ में आई नहीं वाली बात। तो ये मेरी एयर जो होगी वो मैक्सिमम यहाँ तक उठेगी। अब क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगी, इस साइड जाएगी, तो क्या होगा, ये इधर डिसेंड करेगी। जो ऊपर और उठती है, क्योंकि इधर तो मेरा टेम्परेचर कम बढ़ता जा रहा है ना, तो ये ऊपर ऐसे उठती चली गई और ये मेरी इधर डिसेंड कर जाएगी। दैट मीन्स 60 डिग्री जो लो प्रेशर जो है वहाँ से उठेगी और 30 डिग्री हाई प्रेशर जो है वहाँ पे डिसेंड हो जाएगी। तो मेरा सेल कैसा बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। इसको मैं बोलूँगा फेरल सेल। समझ में आया ना ये वाली बात, आ गई ना। दैट मीन्स ये कहाँ पर सिचुएटेड है, इसका अगर मैं बताऊँ ये सेल कहाँ पर सिचुएटेड है, डिसेंडिंग सब ट्रॉपिकल एयर और असेंडिंग सब पोलर एयर। इसको इलाकों को सब पोलर बोलते हैं ना, तो डिसेंडिंग सब ट्रॉपिकल एयर और
असेंडिंग सब पोलर एयर पर यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोगों के बीच में ये सेल आप लोगों को देखने को मिलता है। एयर जो होगी जो सरफेस पर वो मूव करेगी पोलवर्ड, कहाँ से, सब ट्रॉपिकल हाई से, वही चीज़ बोली। डिफ्लेक्ट क्यों किससे होगी, कोरोलिसिस के कारण, जिसके कारण ये क्या कहलाएगी मेरी वेस्टर्लीज, है ना, वेस्टर्लीज कहलाएगी। समझ में आने वाली बात। जब ये वेस्टर्लीज कहलाएगी तो ऊपर वाली क्या कहलाएगी, ईस्टर्लीज। कौन सी, जेट स्ट्रीम है ना ये, वो ईस्टर्लीज जेट स्ट्रीम। समझ में आने वाली बात। तो अपर लेवल जो होगी वो फ्लो करेगी कहाँ से, इक्वेटर वर्ड, फ्रॉम पोलर वर्ड से ना, तो ईस्टर्ली विंड जिसको बोलेंगे अपन लोग। नाउ 60 डिग्री पर वार्म वेस्टर्ली जो होंगी वो मीट करेंगी कोल्ड पोलर एयर से। 60 डिग्री पर यहाँ पर, अब ये देखो ये वाली जो वेस्टर्ली है ना, ये तो वार्म है ना, ये तो गर्म है ना, ये इधर से आ रही है क्योंकि ये यहाँ से आई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हो गई असेंड हो गई। फिर इसकी जो है टेम्परेचर होगा तो ये क्या हो जाएगा, आप लोगों की जो वार्म वेस्टर्ली जो है ना वो आप लोगों के कोल्ड पोलर एयर से वो करेगी। तो ये क्या हो जाएगी, वार्म है वेस्टर्ली और इधर से भी तो आएगी, पोल से भी तो एक आ रही है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा कोल्ड पोलर ईस्टर्लीज, उससे ये मैच कर रही है कि नहीं है, पोलर एयर से। तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे, पोलर फ्रंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोलर फ्रंट बोलेंगे। अब ये देखो इसमें क्या हो रहा था, ये थर्मली इंड्यूस्ड होने के कारण ऑटोमेटिक ऊपर जा रही थी, ऑटोमेटिक ऊपर जा रही थी, दैट मीन्स ये अपलिफ्ट हो रही थी। लेकिन ये इसमें इसलिए अपलिफ्ट नहीं हो रही क्योंकि ये हॉट है। समझ में, ये अपलिफ्ट क्यों हो रही है कि दोनों आपस में मिल रहे हैं, पोलर फ्रंट मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वो अपलिफ्ट हो जाएगा। समझ में आया ना। तो ये एक्ट करेगी इनडायरेक्ट थर्मली इनडायरेक्ट सेल, क्या इनडायरेक्ट, ये एक्ट करेगी इनडायरेक्ट थर्मली इनडायरेक्ट सेल की तरह, ड्रिवन बाय द इंट्रैक्शन ऑफ द हेडली एंड दी पोलर सेल। मतलब ड्रिवन होगी किसके द्वारा, इंट्रैक्शन बिटवीन द हेडली एंड दी पोलर सेल। समझ में आने वाली बात, आई ना ये चीज़ समझ में नॉर्मली। नाउ कैरेक्टरिस्टिक देख लो, ये प्योरली थर्मली ड्रिवन नहीं है, मैंने जैसा बताया आप लोगों को। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो मेरा जो सन है वो डायरेक्टली ओवरहेड हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई सन थोड़ी डायरेक्टली ओवरहेड हो रहा है कि वो हो रहा है। ये क्या हुआ, यहाँ पर जो हॉट वेस्टर्लीज आई हैं, यहाँ पर हॉट वेस्टर्लीज आई हैं और यहाँ पर हॉट हो गया है और ये यहाँ से असेंड हो रही है, तो इसीलिए वही है। तो ये डायरेक्टली थर्मली इंड्यूस्ड नहीं है, तो इसलिए मैं इसको प्योरली थर्मली इंड्यूस्ड नहीं बोलूँगा। और जो सेकेंडरी सेल जो होगी ना वो इनडायरेक्टली है, मेंटेन हो रहा है किसके द्वारा, डायनामिक्स ऑफ द एडजस्टेंट सेल के द्वारा। जोन ऑफ मिड लैटिट्यूड साइक्लोन और टेम्परेट क्लाइमेट की बात कर रहे हैं ये। तो क्या है, यहाँ पर मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स आते हैं और टेम्परेट क्लाइमेट होता है यहाँ पर। समझ में आने वाला, ये टेम्परेट रीजन ही तो है 60 वाला। तो आप चाहो तो ये डायरेक्ट डायग्राम बनाकर आ सकते हो, ये तो मैंने आप लोगों को बताया, ये बना के आ सकते हो इस चीज़ में। समझ में आने वाली बात। इंपोर्टेंस क्या है इस सेल का, इंपोर्टेंस है ये एक्सप्लेन करता है साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस को, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस को ये एक्सप्लेन करेगा। क्यों, क्योंकि ये उस साइड है कि नहीं, टेम्परेट वाली साइड है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो हो रहे हैं ना इंडिया में वो भी एक्सप्लेन करता है। जब मैं मानसून बताऊंगा तो आप लोगों को ये समझ में आएगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं। जब साइक्लोन बताऊंगा साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस बताऊंगा, ठीक है, समझ में आई नहीं वाली बात। सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर इन द टेम्परेट रीजन में, जैसे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के अंदर। समझ में आई नहीं वाली बात, ठीक है। वही की वही सेम के सेम आप डायरेक्ट बना के आ सकते हो, जो मैंने बना दिया वो बना दिया। की फीचर्स देख लो, वही की वही मैंने बताया ना, भूल जाते हो तो आप लोग एक जगह याद रख लो। वेस्टर्ली जो होती है यहाँ पर डोमिनेट करती है मिड लैटिट्यूड में, याद रखना। जब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में विंड सिस्टम बताऊंगा पूरे वर्ल्ड का, तो आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं बता चुका हूँ प्रेशर बेल्ट के टाइम पे, लेकिन और अच्छी तरीके से ये एक्सप्लेन कर दूंगा। ये जो है सेल एसोसिएट करता है किसके साथ, टेम्परेट साइक्लोन के साथ, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ये क्रिएट करता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट को, ये क्रिएट करता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट को, रेन इन विंटर ड्राई समर। नाउ ब्रिंग करता है रेनफॉल टू वेस्टर्न यूरोप, यूएसए पैसिफिक कोस्ट, चिली, है कि नहीं है, यूरोप, यूएसए पैसिफिक कोस्ट, चिली। जेट स्ट्रीम जो होती हैं वो पोलर फ्रंट सब ट्रॉपिकल जेट को करता है, आर एक्टिव इन दिस जोन। जेट स्ट्रीम जो होती है ना वो यहाँ पर एक्टिव होती हैं, रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ओशन करंट सर्कुलेशन के लिए। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं ओशन करंट बताऊँ और अच्छा समझ में आएगा। ये मेन चूंकि है जो सेल है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ओशन करंट सर्कुलेशन के लिए, जैसे गल्फ स्ट्रीम, क्रोसियो। क्रिएट करता है फर्टाइल रीजन्स को, प्रेरीज, स्टेपी, पैम्पा, ठीक है। सपोर्ट करता है टेम्परेट एग्रीकल्चर को, वीट, मेज, ग्रेप्स, ऑलिव्स को। क्रूशियल होता है किसके लिए,
climate of India. Westerly bring the western disturbances in winter. Zone of highest variability. Zone of हाईएस्ट वेरिएबिलिटी की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन बहुत ज़्यादा आते हैं ना, तभी तो आप लोगों ने देखा होगा कि यूरोप में लोगों को पता ही नहीं रहता कब बारिश आ गई, कब धूप खिल गई, कब सर्दी आ गई, कभी भी उनको पता ही नहीं चलता कि हम लोगों का वेदर कैसा रहेगा। इसीलिए यहाँ पे वेरिएबिलिटी ज़्यादा होती है। क्यों? इस वाले सेल के अंदर। ठीक है, तो फ्रिक्वेंट स्टॉर्म्स आती हैं, फ्रंटल रेनफॉल्स होते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर द एयर ट्रैफिक एंड द शिपिंग रूट। इंपॉर्टेंट फॉर द एयर ट्रैफिक एंड द शिपिंग रूट। एनर्जी ट्रांसफर होता है मिक्सिंग सेल बिटवीन द ट्रॉपिकल एंड द पोलर रीजन। समझ में आने वाली बात? क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल और पोलर रीजन का जो मिक्सिंग हो रही है ना, ये दो सेल आपस में मिल रहे हैं, ये वाले तो ये तो बीच में फंस गया ना, तो बीच वाला तो भाई ये ही है ऑटोमेटिक। समझ में आने वाली बात? नॉर्मली थर्ड सेल इज पोलर सेल। वेट, थर्ड इज पोलर सेल। इसको हम लोग सब पोलर सेल भी बोल सकते हैं, है ना, सब पोलर सेल। अब देखो वही चीज हो गई, 0 से 30 अपन ने देख लिया था, 60 भी देख लिया था, अब क्या लास्ट में 90 बचा, मतलब पोल्स के पास वाली चीज हो गई। तो इसके बीच में 90 से 60 के बीच में जो सेल काम करेगा, चाहे वो नॉर्थ हो चाहे साउथ हो, मैं दोनों की तरफ बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पोलर सेल बोलेंगे। इसको हम लोग सब पोलर सेल भी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म देख लो, वही चीज है सीधा सीधा। अब देखो नॉर्मली कोल्ड डेंस एयर जो होगी ना, वो कहाँ होगी? आप लोगों के पोल के ऊपर सिंक करेगी। देखो मैं यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मली बना के दिखा देता हूँ। वही चीज़ है कि जो कोल्ड डेंस जो एयर है वो आप लोगों की यहाँ पर पोल के ऊपर क्या कर गई? आप लोगों की सिंक कर गई। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या बन जाएगा? मेरा हाई प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि सिंकिंग जोन क्या होता है? मेरा हाई प्रेशर जोन होता है। ठीक है, ये मूव करेगी इक्वेटर वर्ड एट द सरफेस। तो सरफेस पर कहाँ जाएगा? इक्वेटर की तरफ जाएगा। और ये हो जाएगा, इसको मैं क्या बोलूँगा? ईस्टर्लीज हो जाएंगी, मतलब इसको क्या बोलूँगा? पोलर ईस्टर्लीज। क्यों? क्योंकि मेरा कोरिलेस फोर्स के कारण ये ईस्टर्लीज हो जाएगी, नहीं तो मेरा तो नॉर्दर्लीज होती। ठीक है, तो ये हो जाएगा पोलर ईस्टर्लीज। अब क्या हो जाएगा? ये 60 डिग्री पर अब चूंकि 60 डिग्री से इधर से क्या आ रहा है? वेस्टर्लीज आ रही हैं। 30 से 60 की तरफ क्या आ रही है? वेस्टर्लीज आ रही हैं। तो जब ये क्या हो जाएगा? 60 डिग्री पर क्या हो जाएगा? ये मीट करेगी, है ना। पोलर ईस्टर्लीज 60 डिग्री पर क्या करेगी? आप लोगों की वेस्टर्लीज से मीट करेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ? कन्वर्जेंस हुआ। जब कन्वर्जेंस हुआ तो यहाँ पर क्या बन गया? मेरा पोलर फ्रंट बन गया। समझ में आया ना? ये मेरा बन गया पोलर फ्रंट। अब ये फ्रंट क्या होता है भाई? अगर डिफरेंट टेम्परेचर के दो कोई भी एयर हो, मैं तो अभी एयर में ही बात करूंगा, तो अगर एयर हो आपस में टकराएंगी, जहां पर टकराएंगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रंट बोलते हैं। तो अब जब ये टकराएंगी दैट मीन्स अब क्या होगा? या तो नीचे जाएंगी या ऊपर जाएंगी। तो क्या हो जाएगा? ये एयर क्या हो जाएगी? ऊपर की तरफ उठेगी। उठी, जब ये ऊपर की तरफ उठी तो ये वाला इलाका क्या हो जाएगा? लो प्रेशर जोन बन गया लो प्रेशर जोन। जब ये लो प्रेशर जोन बन गया तो ऊपर की तरफ और उठी। अब क्या होगा? ये इधर से डाइवर्ज करेगी। क्या करेगा? ये ऊपर उठी, ये इधर डाइवर्ज करेगी, इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। अब ये इधर जाएगी तो क्या होगा? ये इधर से इधर आएगी, मतलब किधर आएगी? पोलवर्ड आएगी, पोलवर्ड। और इधर से इधर की तरफ कहाँ जाएगी? इक्वेटर वर्ड जाएगी। जब पोलवर्ड आएगी तो क्या करेगी? ये सीधा सीधा 90 डिग्री पे आके फिर से ये डिसेंड हो जाएगी। तो मेरा जो बनेगा सेल बनेगा, पोलर सेल बनेगा, वो ऐसा बनेगा। समझ में आने वाली बात? नाउ कन्वर्जेंस फ्रॉम दी पोलर फ्रंट। कन्वर्जेंस से क्या हो जाएगा? आप लोग पोलर फ्रंट बनेगा और राइजिंग एयर लो प्रेशर बन जाएगी। रिटर्न फ्लो अलोफ टूवर्ड द पोल। अब क्या हो जाएगा? रिटर्न फ्लो जो होगा वो किधर की तरफ होगा? पोल की तरफ होगा, जिससे हम लोगों का पूरा एक पोलर सेल बन जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा एक सर्कुलेशन बन जाएगा। समझ में आने वाली बात? तो आप डायरेक्ट ये भी बना के आ सकते हो एग्जाम में। नाउ कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? वीकेस्ट सर्कुलेशन सेल है सबसे पहली बात तो। भाई इतना यहाँ थोड़ी छोटा सा है नॉर्मली, क्योंकि पूरा ठंड के कारण उसके कारण, तो वीकेस्ट है सबसे पहली बात ये। इतना ज़्यादा सबसे ज़्यादा अपना स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है आप लोगों का? फर्स्ट सेल, जो पोलर वाला जो चल, वो जो अपना इक्वेटर वाला जो चल रहा था। ठीक है, नाउ पोलर रीजन में फ्रिजिड डेजर्ट बनेंगे तो लो प्रेसिपिटेशन होगा। भाई ऑब्वियस याद है, बहुत ज़्यादा वो है तो यहाँ पर डेजर्ट फ्रिजिड होंगे और यहाँ पर लो प्रेसिपिटेशन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यहीं पर पढ़ तो यहीं पे गया, लेकिन पोलर पे तो क्या हो गया? वही वाली चीज़, जैसे 30 डिग्री पर आप लोगों के डेजर्ट बन रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ड्राई चीज़ थी, तो यहाँ पर भी तो ड्राई ही है ना। डिसेंडिंग एरिया हमेशा ड्राई ही रहता है। नाउ इंपोर्टेंस देखो, पोलर फ्रंट क्या होते हैं? जोन ऑफ
एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, मतलब ये जो इलाका है 60 डिग्री वाला इलाका है, वहाँ पर हम लोगों को क्या बनेंगे, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनेंगे। समझ में आई ना ये वाली बात। अब ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वाली मैं बात कर रहा हूँ ना, ये सब चीज़ें हम लोग किस में देखेंगे, जब हम लोग साइक्लोन्स पढ़ेंगे। नाउ कंट्रोल सी आइस डायनेमिक, तो सी आइस डायनेमिक को भी कंट्रोल कर रहा है, ग्लोबल हीट बैलेंस को भी कंट्रोल कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से हॉट आ रहा है, यहाँ पे भी तो हॉट जाएगा, तो इधर की तरफ भी तो थोड़ा सा अपना टेम्परेचर लेके जाएगा ना, तो वही चीज़ हो गई। नेक्स्ट देखो, अब पूरा का पूरा अगर मैं तीनों सेल एक बार में रख दूँ, वो मैंने अलग अलग रख दिए, एक बार में अगर मैंने रखे तो देखो 0 से 30, मतलब 30 35 रहता है, 60 और 90। तो देखो ये वाला चीज़ गई, ये इधर ऊपर गया हॉट, नीचे ठंडा, फिर हॉट, अब ये देखो ये हॉट, ये नीचे ठंडा, फिर ये हॉट, फिर ये ठंडा। लेकिन इन्हें क्या है ना, याद रखना ये गलत बनाया हुआ है। ये बनेगा कैसे मैं बताऊं, देखो ये ऐसे बनेगा, ये बिल्कुल सही बनाया हुआ है। देखो ये बड़ा दिख रहा है आप लोगों को, ऊपर हाइट देखो कितनी ज़्यादा दिख रही है, इसकी हाइट थोड़ी सी कम हो गई, इसकी हाइट और कम हो गई। इनने क्या किया है, बराबर इक्वल बना दिया है। समझ में आया ना ये वाली बात। तो माइंड रखना, आंखें बंद करके आप लोगों को किसी पर भरोसा नहीं करना है। मैंने बताया था ना कि ये जो हेडली सेल है, अब जो कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसका मतलब एयर बहुत ज़्यादा ऊपर उठेगी, तो यहाँ पर हाइट बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे जैसे मैं पोलवर्ड मूव करूँगा, ये मेरी हाइट घटती चली जाएगी। समझ में आया ना, इस तरीके से ये चीज़ बना लेना, माइंड में दिमाग में रखना कि मेरे को इस तरीके से चीज़ करनी है। समझ में आई ना ये वाली बात। नॉर्मली तो ऐसे करना है आप लोगों को, तो आप चाहो तो इस तरीके से बना के आना। देखो मैं बताऊँ, नॉर्मली ऐसे बनाना, ठीक है, फिर इस तरीके से डंडा खींचना, फिर और नीचे डंडा खींचना, एक मिनट ये और ऊपर कर देता हूँ, फिर ये ऐसे कर देता हूँ, फिर ये और नीचे कर देता हूँ, फिर ये और नीचे कर देता हूँ। ठीक है, हल्का सा। अब आप कैसे बनाओगे, ये बना आपका ये वाला, ये बना आपका ये वाला, फिर ये बना आपका ये वाला, फिर ये बना आपका ये वाला। एक मिनट, ये बहुत ज़्यादा वैसा हो गया। ठीक है, ये देखो ये बन गया। अब देखो ये ऐसे चल रहा है आप लोगों का, वेट, हाँ ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ये ऊपर जा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ये इधर जा रहा है, फिर ये और इधर भी नीचे ही जा रहा है। ठीक है, फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर ये इधर जा रहा है, फिर ये नीचे जा रहा है। ठीक है, ये तीनों सेल हो गए, 1 2 3। 1 कौन सा हो गया, हेडली, फेरल और पोलर। इस तरीके से बनना है, हाइट का डिफरेंस आप लोगों को देख के चलते रहना है। समझ में आने वाली बात। नॉर्मली नाउ की फीचर्स देख लो इसके, भाई पोलर ईस्टर्ली जो होंगी यहाँ पर डोमिनेट करेंगी सरफेस विंड पर। पोलर फ्रंट जो होगा वो इंटेंस साइक्लोनिक एक्टिविटी, मिडिल एटीट्यूड, डिप्रेशन, सेंटर फॉर द ओरिजिन ऑफ द टेम्परेट साइकिल। ठीक है, टेम्परेट साइकिल यहाँ से ओरिजिनेट होती है। अब बोलोगे टेम्परेट साइक्लोन्स कौन से होते हैं, टेम्परेट साइक्लोन्स, मेरा बोलने में थोड़ा सा मिसप्रोनाउंस हो गया, टेम्परेट साइक्लोन्स। जब अपन साइक्लोन्स पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई यहाँ से ही आते हैं। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट 60 डिग्री पर होता है। कंट्रोल दी क्लाइमेट ऑफ द हाई लैटिट्यूड, भाई हाई लैटिट्यूड के कंट्रोल क्लाइमेट को कंट्रोल कर, जैसे टुंड्रा, टाइगा। सोर्सेज ऑफ द कोल्ड वेव ब्लिजार्ड्स टू द मिडिल एटीट्यूड, मिडिल एटीट्यूड में यहीं से आते हैं आप लोगों के ब्लिजार्ड्स और कोल्ड वेव। इन्फ्लुएंस करता है ये नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन को। जब हम लोग मानसून बाड़ा पढ़ेंगे उसी के साथ में अपन लोग ये पढ़ते हुए चलेंगे। स्ट्रेंथन करता है या वीकन करता है जेट स्ट्रीम्स को। ठीक है, प्लेज द रोल इन द परमाफ्रॉस्ट और क्रायोस्फीरिक डायनामिक्स। ठीक है, मतलब परमाफ्रॉस्ट और क्रायोस्फेरिक डायनामिक्स को ये रोल प्ले अदा करता है कि भाई परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है कि हमेशा जमा रहना किसी भी इलाके को। नेक्स्ट, मेल्टिंग आइस, जब आइस मेल्ट होते हैं तो एल्बिडो इफेक्ट होता है। एल्बिडो इफेक्ट, आइस मेल्ट होने से क्या होगा, एल्बिडो इफेक्ट कम हो जाएगा। एल्बिडो इफेक्ट कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग जो होगी वो इंक्रीज होगी। तो दैट मीन्स मेल्टिंग आइस इज लिंक्ड टू द एल्बिडो इफेक्ट एंड इट इज लिंक्ड विद द ग्लोबल वार्मिंग। नाउ फिशिंग ग्राउंड्स की अगर बात करें, यहाँ पर उनको फिशिंग ग्राउंड मिलते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपना हॉट वेस्टर्लीज जो है वो अपना कोल्ड ईस्टर्लीज से आप लोगों का पोलर ईस्टर्लीज से ये मिल रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेंगे, फिशिंग ग्राउंड्स मिलेंगे। तो नॉर्थ अटलांटिक और नॉर्थ पैसिफिक में इन्फ्लुएंस होता है किसके द्वारा, क्योंकि मिक्सिंग ऑफ कोल्ड एंड वार्म करंट। नाउ सपोर्ट करता है यूनिक इकोसिस्टम को, जैसे पोलर बियर, पेंगुइन,
इसी जगह पे तो मिलेंगे। नाउ एक्ट एज द अर्थ नेचुरल एयर कंडीशनर, तो मतलब ये आपका अर्थ नेचुरल एयर कंडीशन ये होता है, ये मतलब थर्ड सेल जो है यही तो आप लोगों को थोड़ी सी ठंडक देता है इधर की तरफ। हमने तो अब तो जल जाओगे पूरा का पूरा जो लोग ट्रॉपिक्स के इलाके में रह रहे हैं। नाउ मेजर प्रेशर बेल्ट, देखो मैं पहले बता चुका हूँ ये मेजर प्रेशर बेल्ट, बस चूंकि ट्राइसेलुलर मॉडल है उसके अंदर मैं थोड़ी सी इसके अंदर हिंट दे रहा हूँ। देखो ITCZ, ये यहाँ पर क्या होता है, ITCZ कौन सा इलाका होता है, लगभग 0 से लेके 5 डिग्री या 10 डिग्री मान लो, या 0 डिग्री से लेके 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ की बात कर रहे हैं। तो इस इलाके को क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल लो, तो ITCZ वाला इलाका है। तो यहाँ पर क्या होता है, राइजिंग एयर होती है और हैवी रेनफॉल होता है। नाउ सब ट्रॉपिकल हाई मतलब 30 डिग्री, 30 डिग्री पर क्या होगा, डिसेंडिंग एयर होगी और मेरा क्या हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर डेजर्ट देखने को मिलेंगे। सब पोलर लो मतलब 60 डिग्री, दैट मीन्स यहाँ पर मेरा क्या होगा आप लोगों का यहाँ पर राइजिंग होगी। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में टकरा रहे हैं, कोल्ड पोलर और वेस्टर्ली वेस्टर्ली हॉट वेस्टर्ली। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरा साइक्लोन फॉर्मेशन होगा। क्यों, क्योंकि पोलर फ्रंट है, पोलर फ्रंट पर ही मेरे साइक्लोन्स फॉर्मेशन होता है, याद रखना। नाउ पोलर हाई 90 डिग्री, यहाँ पर क्या होगा, आउटफ्लो होगा कोल्ड एयर का। क्यों, क्योंकि नीचे जो 90 डिग्री क्या हो जाएगा, यहाँ से मेरा किधर की तरफ जा रहा है, 60 डिग्री की तरफ जा रहा है, तो आउटफ्लो ऑफ द कोल्ड एयर। सरफेस विंड जो होंगी, जैसे ट्रेड विंड, वेस्टर्ली, पोलर ईस्टर्ली, उसको बोलते हैं अपन लोग सरफेस विंड। ये अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अपर विंड्स को क्या बोलेंगे, जेट स्ट्रीम। ये लिंक कर होती हैं किसके कारण, सर्कुलेशन ऑफ द सेल के कारण। मान लो देखो सरफेस विंड तो चली रही है, ऊपर गया ये गया, ऊपर वाले को क्या बोल रहे हैं अपन लोग, जेट स्ट्रीम्स बोल रहे हैं। समझ में आने वाली बात। अब चाहो तो एग्जाम के अंदर डायरेक्ट ये वाला डायग्राम बना के आ सकते हो, बट इसमें भी वही गलती की है मैंने। क्या है, ये जो है मैंने सिंपल ऐसे बना दिया, लेकिन इसमें क्या करोगे आप लोग, सिंपल ये बना के इस तरीके से बनाना है आप लोगों को डायग्राम। सॉरी, ऐसे, फिर और नीचे गए, फिर ये और नीचे गए, ठीक है। ये मेरा बना, ठीक है, ये बन गया। फिर डायरेक्शन आपको पता ही है कि इधर से इधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे जाएगा, ये भी नीचे जाएगा, ये इधर जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा, वेस्टर्लीज वाली बात हो गई। फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा पुल की तरफ, ये नीचे जाएगा। पुल तो बिल्कुल यहाँ तक बना दो ये चीज़ तो, ओ सॉरी, ये तो बिल्कुल यहाँ तक बनेगा ना, ये ऐसे बन गया नीचे तक, बिल्कुल यहाँ तक आ गया। इस तरीके से बना के आना, ठीक है, समझ में आने वाली बात नॉर्मली। अब देखो डायरेक्ट एग्ज़ाम के अंदर इतना समय नहीं मिलेगा, तो आप क्या करोगे, ऐसे बनाना 30, 60 और 90। डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ, 0, 30, 60, 90, ऐसे ही ये 0, 30, 60, 90 बना देना वहाँ पर, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। अब यहाँ से मैंने उठाई ये वाली लाइन, ये उठाई ये लाइन, फिर यहाँ से एक और लाइन उठा ली, फिर ये मैंने एक और लाइन उठा ली, फिर ये मेरी यहाँ पर क्या हुआ, इस तरीके से आई, ये मेरी एक और लाइन यहाँ से उठ गई, ये मेरी आई ऐसे बना, फिर ऐसे बना, फिर ये ऐसे बना, और ये ऐसे बना, ये ऐसे बना और ऐसे बना। समझ में आई ना, ऐसे ही मेरा इधर बनेगा, पूरा का पूरा वही चीज़ चलती जाएगी, है ना। अब देखो ये मेरा ऊपर गया, ये मेरा इस साइड गया, ये मेरा नीचे गया और ये मेरा इधर गया। ऐसे ही ये मेरा नीचे गया, ये मेरा इस साइड गया, फिर ये मेरा ऊपर गया, फिर ये मेरा किधर गया, ऐसे गया, ये वेस्ट रिलीज हो गई। तो ये ऐसे ही मेरा ये इधर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, ये मेरा इधर जाएगा। इस तरीके से आप बनाया ना, यहाँ पर लिख देना कौन कौन से सेल्स हैं, ये 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर मेरा क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर मेरा डेजर्ट बन रहा है, ये मेरा लो प्रेशर हो गया, ये मेरा हाई प्रेशर हो गया, फिर ये मेरा लो प्रेशर हो गया, ये मेरा हाई प्रेशर हो गया। बस एग्जाम के अंदर ये बना के ना, कितना टाइम लगा। एग्जाम्पल फ्रॉम दी वर्ल्ड लिमिटेशन। अब देखो एग्जाम्पल, सॉरी, अब वर्ल्ड में देख लो एग्जाम्पल, हेडली सेल। हेडली सेल आप लोगों को एक्चुअल में कहाँ देखने को मिलता है, वही हेडली सेल के अंदर आप लोगों को अमेजन रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे जो वेट होते हैं, सहारा डेजर्ट देखने को मिलेंगे ड्राई होते हैं। क्यों, क्योंकि 0 से 30,
समझ में आई ना ये वाली बात। तो 0 पर ये मिलेंगे, 0 डिग्री लैटिट्यूड पर ये 30 डिग्री लैटिट्यूड पे मिलेंगे। नाउ फेरल सेल ब्रिटिश आइसलेस, क्या ब्रिटिश आइसलेस मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेट स्ट्रॉन्ग मिड लैटिट्यूड में होता है। पोलर सेल पर क्या मिलेगा, एंटार्क्टिका हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, मतलब पोलर डेजर्ट की बात आ गई। इंडियन मानसून की अगर मैं बात करूं, तो सीजनल शिफ्ट ऑफ द हेडली सर्कुलेशन हो गया, है ना, सीजनल शिफ्ट ऑफ द हेडली सर्कुलेशन हो गया। क्यों हुआ ये सीजनल शिफ्ट, ITCZ चेंज होता है ना, तो माइग्रेशन ऑफ द ITCZ नॉर्थवर्ड हो गया। समझ में आने वाली बात। क्रिटिसिज्म क्या है इस पूरे के पूरे मॉडल्स के, क्रिटिसिज्म देखो, एक तो पहली बात है ये ओवर सिंप्लीफाइड है भाई, इनने अज्यूम कर लिया है होमोजीनियस अर्थ को, इनने कॉन्टिनेंट को, ओशन को, टोपोग्राफी को, सबको इग्नोर मार दिया है। ठीक है, वही मैंने फ्रिक्शन वाली बात की थी ना, तो वो फ्रिक्शन तो कंसिडर नहीं करे, इससे एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप लोग लोकल सर्कुलेशन को। ये तो क्या किया इसने, पूरा का पूरा अर्थ को कर लिया। अब मैंने बोला कि भाई मुझे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का बताओ कि सेम ही चीज़ है, तो अब ये कर ही नहीं पाओगे। तो इसका मतलब इंडिया के अंदर भी अगर बात करूं तो मॉनसून वाली चीज़ को भी ये चीज़ है नहीं एक्सप्लेन कर पाता, जैसे मॉनसून, लैंड या सी ब्रिजेस। ठीक है, इसने इग्नोर कर दिया रोल ऑफ ओशन करंट को, भाई ओशन करंट की तो बात ही नहीं कर रहा है। जब ओशनोग्राफी रहा हूँ तो और अच्छा समझ में आएगा, ओशन करंट की बात ही नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या बताया था कुछ टाइम पहले, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो होता है ना वो सब पे डिपेंड करता है। ये सिर्फ मैं अभी क्या बता रहा हूँ, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में ट्राई सेलुलर मेरिडोनियल मॉडल। ठीक है, नेक्स्ट इज फेरल सेल जो है ना वो आप लोगों का थ्योरेटिकल है, सेकेंडरी है, रेदर देन दी थीमेटिकली डायरेक्ट। मॉडर्न क्लाइमेटोलॉजी की अगर बात करें, ये यूज़ करता है जनरल सर्कुलेशन मॉडल्स को विद द मोर कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्राई सेलुलर मॉडल। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, क्रिटिसिज्म और लिमिटेशंस पहले इसलिए लिखे कि आप लोगों को भी प्रैक्टिस हो जाए कि जब भी आप कोई चीज़ क्रिटिसाइज करो तो हम लोग पहले ही लिख दें, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है ना वो उसको हमेशा सोचता है कि जो हमारा आंसर जो होगा ना वो पॉजिटिव नोट पर ख़त्म हो, है कि नहीं है। तो क्रिटिसिज्म और लिमिटेशन मैंने पहले लिख दी, तो अब मैं क्या करूँगा, इंपोर्टेंस ऑफ द ट्राइसेलुलर मॉडल्स रखूँगा। ठीक है, कि पॉजिटिव चीज़ आ गई ना, तो इंपोर्टेंस देखो, अर्थ एज अ लिविंग प्लेनेट, पहली चीज़ हो गई, अर्थ एज अ लिविंग प्लेनेट मतलब रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एनर्जी को, जो कि प्रिवेंट कर रहा है इक्वेटर को ओवरहीट होने से और पोल को फ्रीज होने से कंप्लीटली। नाउ ये मेंटेन करता है हैबिटेबिलिटी थ्रू द मॉडरेशन और ऑफ द एक्सट्रीमीज, है ना। तो ये क्या करेगा, आप लोगों का हैबिटेशन थ्रू द मॉडरेशन ऑफ द एक्सट्रीमीज को ये मेंटेन करता है। नाउ एक्सप्लेन करता है क्लाइमेट बेल्ट को, ये क्या करता है, एक्सप्लेन करता है क्लाइमेट बेल्ट को, जैसे ट्रॉपिक्स, डेजर्ट, टेम्परेट और पोलर रीजन को, है ना। अब क्लाइमेट बेल्ट वाली बात आ गई। फाउंडेशन है किसके लिए, ये एग्रीकल्चर के लिए, मतलब प्रिडिक्टेबल रेनफॉल बेल्ट अपन को पता चल जाता है इससे, जैसे मानसून वाली बात हो गई। वेदर सिस्टम की अगर बात करें तो साइक्लोन, ट्रेड विंड, जेट स्ट्रीम इसी से होती है। ह्यूमन सिविलाइजेशन जो होता है ना वो सेटलमेंट पैटर्न भी जो होता है ना उसी को फॉलो करता है, क्लाइमेटिक बेल्ट को। समझ में आई नहीं वाली बात नॉर्मली, है ना। नेक्स्ट इज इंपोर्टेंस इन मेकिंग अर्थ अ लिविंग प्लेनेट। ठीक है, अब देखो सीधी सीधी बात है कि अपन ने ये तीनों सेल पढ़ लिए, तो अपन को ये भी तो देखना है कि भाई कि अर्थ लिविंग प्लेनेट में कैसे होता है। ये 2025 में ये चीज़ पूछ ली गई थी, इसीलिए इसमें वाले पॉइंट जोड़ दिए। भाई मैं कोई अंतर्यामी तो नहीं, मैंने पहले से नोट्स बना ली हो, लेकिन जो चीज़ अपन ने की है वही की वही सेम चीज़ अपन ने क्या किया, एक जगह पर ये चीज़ें लिख दी। ठीक है ना। अब देखो ये क्या करता है, सबसे पहले रीडिस्ट्रीब्यूट करता है हीट को, जो कि मेंटेन करता है मॉडरेट क्लाइमेट को। सबसे पहली बात, क्योंकि ह्यूमन को रहने के लिए मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए, एक्सट्रीम में तो रह नहीं सकता, ह्यूमन ही नहीं कोई भी लिविंग प्लेनेट के बारे में बात कर रहा हूँ। ये क्रिएट करता है क्लाइमेटिक जोन को, जो कि सपोर्ट करता है बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, ये प्रोवाइड करता है रेनफॉल फॉर द क्रॉप एंड द फॉरेस्ट। भाई अगर यही नहीं होगा, ये सेल्स ही नहीं होंगे, तो आप लोगों का रेनफॉल नहीं होगा, रेनफॉल नहीं होगा तो क्रॉप्स और फॉरेस्ट भी जनरेट नहीं होंगे। ये प्रिवेंट करता है पोल को, जिससे कि ये पूरी तरीके से फ्रीज हो जाए, है ना, एक्सेसिवली। और ये प्रिवेंट करता है इक्वेटर को, जिससे वो पूरी तरीके से ओवर हीट भी ना हो। क्यों, क्योंकि सर्कुलेट कर दिया ना पूरा का पूरा। नाउ फैसिलिटेट द ओशन एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन। ठीक है, ये क्या करेगा, ओशन एटमॉस्फेरिक इंटरेक्शन को फैसिलिटेट करता है, जिसके कारण क्या होता है, आप लोगों का क्लाइमेट स्टेबल हो जाता है।
नाउ ये ड्राइव करता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को, है कि नहीं है, रिवर्स, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इन चीज़ों को ये क्या करता है, बनाता है। भाई जब तक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स, मैंने क्या बताया ना, 0 डिग्री से पानी उठाया फिर कहीं से कुछ किया, तभी तो ये चीज़ें आएंगी। तो इसी से आप लोगों का रिवर बने, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ, इसी से तो होगा। ये सपोर्ट करता है ह्यूमन सिविलाइजेशन को, जैसे एग्रीकल्चरल बेल्ट इसी के कारण तो होते हैं, तो एग्रीकल्चरल बेल्ट होता है इसीलिए ह्यूमन सिविलाइजेशन को भी सपोर्ट हो गया। और एक्सप्लेन करता है हैबिटेबिलिटी ऑफ द अर्थ वर्सेस मार्स या वीनस। अब बताओ अपन लोगों के जो यहाँ पर अर्थ पर जिस तरीके से हैबिटेबिलिटी है, क्या वो मार्स पर या वीनस पर है? नहीं है ना। तो इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई यही वाला सेल जो है जो रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहा है हीट को, इसी के कारण सब कुछ हो रहा है। तो इसने एक्सप्लेन कर दिया कि भाई हैबिटेबिलिटी ऑफ द अर्थ वर्सेस मार्स और वीनस। ना एक्ट एज अ ग्लोबल थर्मोस्टेट, ये बिल्कुल एक्ट करता है ग्लोबल थर्मोस्टेट की तरह। इससे क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा बिटवीन एनर्जी सरप्लस और डेफिसिट जोन में, है कि नहीं है? समझ में आई नहीं वाली बात। नाउ ग्लोबल क्लाइमेट आउटकम, ग्लोबल क्लाइमेट आउटकम्स ऑफ द ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन, ग्लोबल क्लाइमेट आउटकम्स ऑफ द ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन, ठीक है। पूरा का पूरा अपन आउटकम देख लेते हैं। ये एक्सप्लेन करता है रेनफॉल बेल्ट्स को, इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, क्या, इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट को, ये पूरी तरीके से बेल्ट को ये एक्सप्लेन कर देता है। ये एक्सप्लेन करता है डेजर्ट लोकेशन को, मैंने बताया ना 30 डिग्री पर आप लोगों का डेजर्ट होता है, क्यों मैंने बताया था कि डिसेंडिंग में होती है, वो क्यों हुआ, यही तो चीज़ एक्सप्लेन किसने की, आप लोगों के ट्राइसेलुलर सर्कुलेशन ने की। इसीलिए लोकेशन आप लोगों को समझ में आएगा कि सहारा, ऑस्ट्रेलियन डिजर्ट, इनकी लोकेशन यहाँ पर क्यों है। हाँ, ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करता, याद रखना, क्योंकि इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि ये वेस्टर्न साइड है या फिर ईस्टर्न साइड है। ये क्योंकि साथ में आप लोगों को क्या है, इसने क्या किया था, लिमिटेशन क्या थी, नॉर्मली आप लोगों का जो सी वाला जो है, सी का सर्कुलेशन तो ले ही नहीं रहा है सी वाटर का, तो इसीलिए ये क्या किया आप लोगों ने, आधा ये एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है। और ये मानसून की वेरिएबिलिटी को भी एक्सप्लेन करता है, मानसून की वेरिएबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर दिया। ये एक्सप्लेन करता है स्टॉर्म ट्रैक्स को और साइक्लोन फॉर्मेशन को, साथ में ये स्टॉर्म ट्रैक्स को और साइक्लोन फॉर्मेशन को भी ये एक्सप्लेन करता है। मैंने बताया था कि जो आप लोगों के साइक्लोन्स जो जनरेट हो रहे हैं वो किधर से किधर हो रहे हैं, कौन से सेल से हो रहे हैं, तो बस इसीलिए एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट इज बेसिस फॉर द क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। भाई आपको जब मैं फ्यूचर में कोपन का, ट्रेवर्धा का, थॉर्नवेट का, इनके जब क्लासिफिकेशन बताऊंगा ना, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई ये तो मेरे ट्राइसेलुलर से डिपेंड कर रहा है पूरा का पूरा, तो ये बेसिस है कि भाई किस तरीके से ये क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन हो रहा है। साथ में ये एक्सप्लेन करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बायोम्स का। जब हम लोग बायोम्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, अरे अच्छा इसीलिए ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं कि रेन फॉरेस्ट हमारा कहाँ पर है, सवाना कहाँ पर है, टाइगा कहाँ पर है, तो और ये चीज़ें कहाँ पर है, समझ में आया ना। ये अपना ये एक्सप्लेन ये चीज़ करेगा। जब भी मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को, जब भी मैं एनवायरनमेंट पढ़ाऊँगा, जब आप लोगों को कुछ भी पढ़ाऊँगा, ये सब कुछ आप लोगों का बेस क्रिएट होगा। इसीलिए मैंने इसमें 3 से 4 वीडियोस बनाए हुए हैं। नाउ क्रिटिकल फॉर द एग्रीकल्चर एंड दी फूड सिक्योरिटी। भाई एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये प्रोवाइड करता है एनर्जी और हीट बैलेंस को। वाई द अर्थ इज हैबिटेबल, ये पूरा का पूरा आप लोगों को बताता है। समझ में आने वाली बात। देखो मैंने क्या किया, अब कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेगा तो ये आप लोगों के आ जाएंगे। अब मॉडर्न रिलेवेंस देख लो। मॉडर्न टाइम में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जब अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इससे क्या होगा, मेरा जो होगा वो इंटेंसिटी और द पोजीशन जो होगी ना इस पूरे सेल्स की, वो क्या हो जाएगी, अल्टर करती चली जाएंगी। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि भाई मेरा जो डिसेंडिंग जो क्लाइमेट जो कि ये हॉट है, मान लो 30 डिग्री पर मेरा डिसेंड होना था, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण क्या होगा, ये हो सकता है कि 35 डिग्री 40 डिग्री पर भी ये क्या हो, डिसेंड हो। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण जो मेरे सेल्स जो है ना वो मेरे पोलवर्ड मूव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पोलवर्ड मूव कर रहे हैं। तो वही वाली बात है कि इंटेंसिटी और पोजीशन चेंज होती जाएगी। एक्सपांसन ऑफ द हार्डली सेल, हेडली सेल जो है ना वो क्या होगी, वो एक्सपांड कर रहा है हेडली सेल, ये वाला जो पहला वाला सेल है। तो इससे क्या होगा मेरा, अब चूंकि डिसेंट कहाँ पर हो रहा है, ये लगभग जो पहले 30 से 35 होता था वो 35 से हो सकता है 38 डिग्री तक हो। दैट मीन्स मेरा जो डिजर्ट जो होगा वो क्या होगा, एक्सपांड करेगा, तो डिजर्टिफिकेशन होगा। मतलब साहेल, ऑस्ट्रेलिया, ये सब क्या हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। जेट स्ट्रीम जो होगी ना वो शिफ्ट करेंगी, इससे क्या होगा, मेरा एक्सट्रीम वेदर हो जाएगी इन मिड लैटिट्यूड। मिड लैटिट्यूड के अंदर यहाँ पर क्या होगी, मेरी
एक्सट्रीम वेदर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जेट स्ट्रीम शिफ्ट हो गई है। ठीक है, मॉनसून वेरिएबिलिटी जो होगी ना वो लिंक करती है ITCZ से और वॉकर सर्कुलेशन से, है कि नहीं। अब जब ये चीज़ें अगर होंगी तो ऑब्वियसली बात चेंज होगा। अंडरस्टैंडिंग सर्कुलेशन नाउ क्रिटिकल फॉर दी क्लाइमेट पॉलिसी, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड एग्रीकल्चर। भाई अगर हम लोगों को सर्कुलेशन को अंडरस्टैंड नहीं किया तो आप लोग कैसे कर पाओगे कि क्लाइमेटिक पॉलिसीज़ कैसे बनानी है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस कैसे रखनी है, एग्रीकल्चर किस तरीके से हम लोगों को उसकी क्या बोलते हैं बनाना है, हम लोगों को टारगेट बनाना है, किस तरीके से करना है, प्लानिंग करनी है। आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं वर्ड भूल रहा था। तो एग्रीकल्चर की प्लानिंग किस तरीके से करनी है, तो ये चीज़ आप लोगों को अंडरस्टैंड क्या करना पड़ेगा, सर्कुलेशन करना पड़ेगा, तब से समझ में आएगी। नाउ डायनेमिक मॉडिफिकेशन। डायनेमिक मॉडिफिकेशन मतलब मॉडिफाई हो रहा है ना, तो सीजनल शिफ्ट ऑफ ITCZ, मानसून हो रहा है, लैंड और सी कॉन्ट्रास्ट हो रहा है, तो एशियन मानसून सिस्टम के बारे में बात हो रही है। एल नीनो जो हो रहा है ना वो सदर्न ऑसिलेशन की बात कर रहा है, ये अफेक्ट करता है हेडली सर्कुलेशन को। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हेडली सेल एक्सपांसन हो रहा है पोलवर्ड की तरफ, पोलर सेल जो हो रहे हैं वीक हो रहे हैं, जेट स्ट्रीम जो हो रही है मियंडर हो रही है, ऑब्वियस ये बात है, और एक्सट्रीम वेदर हो रही है। मतलब पोलर सेल अगर वीक होंगे तो जो जेट स्ट्रीम होगी वो मियंडर होगी और फिर उससे कारण क्या होगा, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस आ जाएंगी। समझ में आने वाली बात। जो देखो साथ में फ्लो चार्ट्स टाइप की चीज़ें में मैं इस चीज़ को लिखा होगा क्योंकि अपन एक्चुअल एग्जाम में इसी तरीके से आंसर लिख के आएंगे। समझ में आया ना। ये मेरा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब मैं छोटा सा आप लोगों को बता दूं कि एग्जाम के अंदर आप लोग आंसर राइटिंग कैसे करके आओगे इस टॉपिक के अंदर। देखो सिंपल सी बात है, अगर ट्राई सेलुलर का कोई भी टॉपिक आ जाए सबसे पहले 2 से 3 लाइन का आप लोगों को इंट्रोडक्शन लिखना है, जिसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और ट्राई सेलुलर मॉडल को डिफाइन करना है और अर्थ हीट बैलेंसेस को लिंक कर देना। साथ में बॉडी बनाओगे तो बॉडी में डिपेंड करता है कि वो मेनली क्या पूछना चाह रहा है। समझ में आया ना। तो पहले तो आप लोग डायग्राम बनाना वही वाले तीनों सेल्स के, फिर सेल वाइज पॉइंट लिख देना हर उसके। मान लो अगर स्पेशल केवल ट्राइसेलुलर पूछला, कितने मास का पूछा, उस हिसाब से आप देख लेना कि लोकेशन, मैकेनिज्म, विंड स्ट्रीम सबके बारे में लिख देना। फिर इंटीग्रेट कर देना उस चीज़ को, इससे जैसे आप लोगों का रेनफॉल पैटर्न हुआ, मानसून हुआ, डेजर्ट हुआ, सबसे लिंक कर देना। डायनामिक एस्पेक्ट बता देना, अप्लाइड एग्जाम्पल्स बता देना। फिर अगर इम्पोर्टेंस पूछे तो इम्पोर्टेंस के लिए अलग से हीट रीडिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता देना, जिससे आप लोगों का प्रिवेंट करता है एक्सट्रीमिज्म को, ड्राइव करता है ओशन करंट को, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को, सपोर्ट करता है इकोसिस्टम को, एग्रीकल्चर को। ये सब चीज़ें आप लोगों को इंपॉर्टेंस बता देना। मैंने इतने सारे इंपॉर्टेंस लिखवा दिए हैं, अगर स्पेशल पूछे तो उसके भी और ज़्यादा बता देना। कंक्लूजन लिख सकते हो आप, ट्राइसेलुलर मॉडल क्या है आप लोगों का, बैकबोन है ग्लोबल क्लाइमेट के लिए। क्रिटिकल व्यूज़ लिख देना, मॉडल्स आइडलाइज्ड हैं। अब याद रखना ये जो लिखा हुआ है ना क्रिटिसिज्म, ये लिखने के बाद आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट भी लिखने चाहिए। इंपॉर्टेंस वाली चीज़ है ना वो आप लोगों को लिखना ही पड़ेंगे, नहीं तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जितना आप लोगों ने 2 पेज लिखे हैं ना, लास्ट पेज आप लोगों का वो नेगेटिव पे खत्म कर देगा। तो याद रखना, स्टार्ट करना आंसर राइटिंग टिप सबसे बड़ी यही है कि स्टार्ट करना डेफिनेशन से, डी डायग्राम बनाना, बैलेंस करना स्टैटिक को और डायनामिक को। जैसे स्टैटिक लगाना थ्योरी एग्जाम्पल लगा देना, ठीक है। फिर यूज़ करना हेडिंग्स को क्लैरिटी के साथ, फिर एंड कर देना बिल्कुल क्रिटिकल इनसाइट के साथ विथ पॉजिटिव नोट, ठीक है। ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया। होमवर्क क्या है आप लोगों का, भाई फ्लो चार्ट्स बनाओ। वैसे मैंने काफ़ी बनाए, फिर भी ट्राई करो और डायग्राम्स देखो और ट्राई करना कुछ एग्जाम्पल्स अपने माइंड से लोकल एरिया में भी देख लेना। वैसे क्रिटिसिज्म ही सबसे बड़ा ये है, तो लोकल में देख लेना और देख लेना और भी अगर एग्जाम्पल हो जो लेटेस्ट न्यूज़ में चल रहे हो, ठीक है, लेटेस्ट न्यूज़ में चल रहे हो। समझ में आया ना। और आप लोगों को एक आंसर क्वेश्चन सॉल्व करना है, ये अभी ही 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली। समझ में आया ना। इसका आंसर राइटिंग लिखना 20 मार्क्स का है, दिमाग में रखना 4 पेजेस है। समझ में आया ना, 4 पेजेस आप लोगों को मिलते हैं, इसके अंदर आप लोगों को सॉल्व करना है। अगर आप लोगों को डाउट है कि मेरी आंसर राइटिंग ठीक है कि नहीं है तो मुझे आप मेल करें डायरेक्ट मेरे वाले मेल पर, तो आप लोगों को ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से होता है। समझ में आने वाली बात। नाउ नेक्स्ट वीडियो जो होगा अपन लोगों का होगा टॉपिक 5 पर, जो कि होगी प्लेनेटरी विंड पे, ठीक है। प्लेनेटरी विंड का भी थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आ जाते हैं, तो प्लेनेटरी विंड के ऊपर अपना क्वेश्चन पूरा टॉपिक होगा। इसको मैं ज़्यादा नहीं खींचूंगा, एक ही वीडियो में आप लोगों का ये कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद अपन लोकल विंड्स वगैरह देख लेंगे। समझ में आने वाली बात। और याद रखना जैसा मैंने आज कराया है, कोई भी ओवरलोड इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन पूरा का पूरा एग्जाम से रिलेटेड करवाया है, ठीक है। तो ठीक आप अपना गए लास्ट
स्लाइड पर थैंक यू बोलने के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों को लगता है कि 1% भी मैंने आप लोगों की हेल्प की है आप लोगों की एग्ज़ाम को प्रिपरेशन में, नोट्स बनवाने में, कुछ भी हो, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, वी आर न्यू इन द यूट्यूब चैनल बट वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 ईयर्स इन टीचिंग। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं नया हूँ, लेकिन मैं यूट्यूब पर बहुत आया हूँ, तो मुझे ग्रोथ चाहिए इस चीज़ में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का सपोर्ट ही आप लोगों को ये पूरा फुल लेक्चर्स प्रोवाइड करवाएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।